आपका क्वेश्चन है दैट जो इलेक्ट्रॉन आपका रोटेट कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन अ रेडियस आर हैविंग अ फ्रीक्वेंसी एन। तो रेडियस आपको दे रखा है क्वेश्चन में, रेडियस इज कैपिटल आर, फ्रीक्वेंसी आपकी वीडियो बंद है, फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, ओके, कोई और ऐप चल रही होगी आई थिंक। चलो कोई नहीं, मतलब मुझे थोड़ा कम्युनिकेशन इजी रहता है इससे, चलिए कोई नहीं। सो फ्रीक्वेंसी आपको पता है, इट इज़ गिवन टू यू एन, रेडियस आपको दे रखा है आर। तो अराउंड द न्यूक्लियस अगर आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है हैविंग अ फ्रीक्वेंसी एन, आपको बताना है सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड पता होने के लिए वी नीड टू नो कि करंट कितना है यहाँ पे। ठीक है, सो मूविंग चार्ज विल इमिटेट अ करंट। ठीक है, सो अब हमें निकालना है करंट कितना है। तो वी नो करंट होता क्या है, बस डी क्यू अपॉन डी टी कह लो या फिर क्यू अपॉन टी कह लो। क्यू यहाँ पे कितना है, दिस इज दिस अपॉन टी। तो टाइम क्या होता है, वन अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो कैन आई से ई टाइम्स ऑफ एन। ठीक है, सो वी हैव गॉट द रिलेशन। तो हमारा करंट आ गया इतना, और एक सर्कुलेटिंग या सर्कुलर करंट के कारण सेंटर पे कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। सो म्यू नॉट ई एन अपॉन टू आर। ये तो खैर बहुत आसान हो गया। अब हम मैग्नेटिक मोमेंट वाला भी कर लेंगे। मुझे मैंने एकदम से क्वेश्चन देखा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग है और इस चैप्टर में आता, तो आई थॉट वो एंगुलर मोमेंटम वाला क्वेश्चन है। सो हम करते हैं वो वाला, डिराइव भी कर लेते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अरे इरेज कर दूं। सो नाउ वी नीड टू फाइंड रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट, इसको एम वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल एम वेक्टर, एंड एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। ठीक है, हमें इनको रिलेट करना है फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो सपोज कर लेते हैं वी हैव अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस से स्मॉल आर। इसके अंदर आपका एक इलेक्ट्रॉन है, वो रिवॉल्व कर रहा है विद सम वेलोसिटी v। ठीक है, कुछ v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, सो अगेन विल से करंट क्या होगा, दिस इज q अपॉन टी, और टाइम कितना आ जाएगा, टाइम इज मतलब टाइम पीरियड फॉर द होल ऑसिलेशन विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस और नो? ओके, सो आई आ जाएगा मेरा ई वी अपॉन टू पाई आर। यस और नो? सो दिस इज माई करंट, ये मेरा करंट है। एंड ओके, सो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हाँ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर अ करंट कैरिंग लूप। अब ये है क्या असल में, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज अ करंट, राइट? ये करंट है जो सर्कुलर मूव कर रहा है। ठीक है, सो दिस फॉर्म्स अ करंट कैरिंग लूप, एक तरह से वो बन गया, करंट कैरिंग लूप बन गया हमारा। सो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दिस इज एन टाइम्स ऑफ आई टाइम्स ऑफ ए। एन आई होता है, एन इज वन हेयर, नंबर ऑफ टर्न्स कुछ है नहीं, सो सिंपली आई इंटू ए। सो दिस बिकम्स ई वी अपॉन टू पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। यस नो? सो ये क्या बन गया, दिस इज ई अपॉन टू टाइम्स ऑफ वी आर। यस नो? ठीक है, सो हमारा मेरा मैग्नेटिक मोमेंट विच इज डिनोटेड बाय म्यू वेक्टर, दिस इज गिवन बाय ई अपॉन टू टाइम्स ऑफ वी इंटू आर। अब हम क्या करते हैं, लेट्स मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय एम एंड डिवाइड बाय एम। ठीक है, हाँ, सो म्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू ई अपॉन टू एम टाइम्स ऑफ एम वी आर। और एम वी आर क्या होता है मेरा, दिस इज माई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सो म्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू ई अपॉन टू एम टाइम्स ऑफ एल वेक्टर। सो ये रिलेशन आपको हर एक क्वांटिटी के लिए यही चीज याद रहेगी, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ठीक है, अगेन ध्यान रखिए यहाँ पे चार्ज टू मास रेशियो है। हाँ जी,
हाँ मतलब ऐसे बोल सकते हो, बट बेसिकली हमें वो देखना है, म्यू वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू एल वेक्टर। हाँ, चार्ज टू मास रेशियो भी है, बट बेसिकली इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछते हैं। चले आगे, लिख लिया? ओके, सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट चैप्टर 5। चैप्टर नंबर 5, द क्वेश्चन द चैप्टर इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सो अभी तक हमने जितना भी मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा है, ये थोड़ा और मटेरियल्स के रिस्पेक्ट में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन देगा कि हाउ आर थिंग्स चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ, अगर अब मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म कैसा होता है, क्यों होता है बेसिकली। ठीक है, सो विल, और बार मैग्नेट के बारे में भी काफ़ी चीज़ें हमें पता लगेंगी। सो स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट थिंग, पहले हम देख लेते हैं। ओके, कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। आई विल रीड आउट दोज। फर्स्ट पॉइंट है, द अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट with a magnetic field pointing approximately from the geographic south to geographic north, or south to geographic north. So what it is saying is, okay, if you draw the earth के लिए, if this is my geographic north, this is my geographic south, मैग्नेटिक फील्ड कैसे पॉइंट आउट होता है, मतलब अर्थ इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, तो मैग्नेट है, अगेन वी कैन अप्रोक्सीमेट इट एज अ डायपोल। वैसे तो बहुत हायर ऑर्डर का मल्टीपल होता है, 34 ऑर्डर्स का, बट टू अ वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन हम इसको डायपोल कह सकते हैं अर्थ को। ठीक है, तो अब डायपोल है तो दोनों पोल्स कहाँ कहाँ पे हैं? हाँ, बट अगेन देर इज अ टिल्ट, ऐसे कुछ है, नॉट एग्जैक्टली पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, सो दिस इज माई मैग्नेटिक साउथ, दिस इज माई मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 11 साढ़े 11 का डिग्री का फर्क होता है इन दोनों में। नहीं, कंपास होते हैं, दे आर 100% एक्यूरेट, दे पॉइंट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक साउथ एंड नॉर्थ, नॉट along geographic north। नहीं नहीं, मैग्नेट विल पॉइंट इन द राइट डायरेक्शन, इट्स जस्ट दैट वो ज्योग्राफिक नॉर्थ को पॉइंट कर रही है। अच्छा, वैसे आप जो सोच रहे हो, हाँ, तो वो ज्योग्राफिक नॉर्थ को पॉइंट कर रही है, नॉट द एग्जैक्ट डायरेक्शन। ठीक है, और दूसरी चीज, हाँ, इसी चीज को हम बोलते हैं, लाइक द लाइन दैट पासिस थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ इज नोन एज द मैग्नेटिक मेरिडियन। हाँ, मैग्नेटिक मेरिडियन कह रहे हैं, अपलोड नहीं पाएगा, मैं हाथ से ड्रॉ कर देता हूँ। सो इमेजिनरी लाइन दैट runs along this is your magnetic meridian। ठीक है, तो मतलब अराउंड ओवर द अर्थ के ऊपर अगर आप एक लाइन लगा दो, कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। दिस इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस इज योर मैग्नेटिक meridian। And similarly, if you take a line that passes through the geographic north and okay, and a line that passes through geographic north and geographic south, this is known as geographic meridian। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल जो होता है, दिस इज रफली 11.5। एंड ये एंगल ओवर 10,000 ईयर्स ये चेंज होता रहता है, एंड पोल्स भी रिवर्स होते रहते हैं एट लेटर टाइम्स। यहाँ पे साउथ आ जाएगा कुछ 10 10 15 20 हज़ार साल बाद, यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ बन जाएगा, एंड दिस एंगल माइट ऑल्सो। ये अगेन द थ्योरी इज स्टिल नॉट कन्फर्म, थ्योरी ही है अभी तक, बट हाँ, इसके प्रूफ मिल चुका है कि रिवर्स हुआ था, काफ़ी बार रिवर्स हुआ, एक बार भी नहीं, मल्टीपल टाइम्स इट हैज हैपेंड। और प्रूफ मिला है समुद्र के अंदर, जो लावा निकलता है वो एक बार इस तरह से अलाइंड है, एक बार इस तरह से अलाइंड है, लाइक लावा निकलता जा रहा है, कुछ 10 किलोमीटर में लावा, इस लावा एज इन जो पत्थर बन जाएंगे ठंडे हो गए, वो इस तरह से अलाइंड है मैग्नेटिक फील्ड के कारण। लेटर ऑन वो थोड़ी इस तरह से अलाइंड है, फिर दोबारा से ऐसे अलाइंड है, फिर दोबारा ऐसे अलाइंड है, इस तरह से।
ठीक है, तो वहां से कुछ हिंट मिला कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होता रहता है। ठीक है, ऑलराइट। सो कमिंग टू ओके, वी हैव डिस्कस्ड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड पॉइंट जो आपको दे रखा है, व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, the tip of which points to the geographic north is called the north pole of the नॉर्थ पोल। मतलब जो कंपास का जो एंड जो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा, मतलब एक्चुअली मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ, बट यहाँ इतना क्लियरली मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में। पहले इसमें टॉपिक था अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अब वो हटा दिया गया। ठीक है, सो इतना ही बताया गया कि जो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा, दैट एंड इज द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास, बिकॉज इट इज पॉइंटिंग अलोंग मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, third point is there is a repulsive force when north poles of two magnet are brought together, so like poles will repel each other। ठीक है, fourth point is we cannot isolate, a very important thing, काफी बार आएगी इस चैप्टर में। it is that we cannot isolate the two poles of a magnet। मतलब अगर आप मैग्नेट को तोड़ोगे भी सही, उसके अंदर अगेन नॉर्थ एंड साउथ पोल बन जाएंगे। ठीक है, सो यू कैनॉट सेपरेट द पोल्स, कि अगर नॉर्थ और साउथ थे, तो अगर आपने बीच में से तोड़ा तो अगेन यहाँ साउथ आ जाएगा, यहाँ नॉर्थ आ जाएगा। ठीक है, एंड या दैट्स इट। सो इसका एक और जो हम बार बार इस स्टेटमेंट को बार बार जो लिखेंगे, विल राइट डाउन कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स, इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट प्लस चार्ज माइनस चार्ज, लेकिन मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। सारा ब्लू में आ क्या? मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं। अगर आपने कोई टीवी सीरीज देखी है बिग बैंग थ्योरी, तो शेल्डन का आपको याद होगा, शेल्डन वेंट ऑन द पोल, कुछ ऐसे सीन थी, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है। सो हाँ, मैंने क्या बोला, प्लेनेट बोला इसे। ओके, दे वेंट टू अंटार्कटिका और फिर ही वेंट ऑन फॉर सम एक्सपेरिमेंट्स। तो एग्जैक्टली स्टोरी मुझे याद नहीं, बट हाँ, आई वाज डिस्कवरिंग मैग्नेटिक मोनोपोल्स। हाँ, सो या ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स। हाँ बोलो। ओके, एंड अनदर पॉइंट दैट इज मेंशन्ड इज आयरन और एलॉयज को भी, कुछ एलॉयज को आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दे सकते हो। ठीक है, जैसे आयरन को 10 साल तक, 5 साल तक ज़मीन के अंदर दबा दिया, तो इट विल एक्वायर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म। एंड किसी मैग्नेट के पड़ोस में रखोगे तो कुछ टाइम के लिए वो फिर से, लाइक अगर आपने एकदम पड़ोस में रख दिया, ये लोहा है और ये मैग्नेट है सपोज, तो यहाँ पे आप टच करोगे तो दूसरा लोहा चिपक जाएगा। सो इट इज ऑल्सो एक्वायर्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये हटाओगे तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कम्स द बार मैग्नेट एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज आपको समझनी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? फील्ड लाइंस फील्ड फील्ड नॉट फोर्स, ध्यान रखना। ये फर्क होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में, विल कम टू इट, कि दीज आर नॉट लाइंस ऑफ फोर्सेस, दीज आर नॉट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, विल कम टू इट लेटर ऑन। तो बस पॉइंट कर दिया मैंने। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताइए। दे डू नॉट intersect, बट फर्स्ट विल राइट डाउन कि इनकी डायरेक्शन क्या होती है। दे स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड दे दे आर emerging from the north pole and enter into the south pole of a bar magnet। ठीक है, so again words का थोड़ा ध्यान रखना है। so they emerge, first of all they are continuous loops। ठीक है, magnetic field lines are
continuous loops that emerge from North Pole and enter into South Pole. ठीक है। दूसरी चीज़, अगर बार मैग्नेट में हम देखें तो आप ऐसे बोल सकते हो कि नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, एंड साउथ से नॉर्थ में जाती हैं इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, तभी तो लूप बनेगा। तो ये नॉर्थ है, दिस इज साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ गई है आउटसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ गई है इनसाइड द मैग्नेट, एंड सिमिलरली दिस वे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि दे फॉर्म कॉन्टिन्यूस लूप्स। कॉन्टिन्यूस लूप लिखना जरूरी है, एंड देयर डायरेक्शन। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज दे डू नॉट इंटरसेक्ट, बिल्कुल सही। कैन नेवर इंटरसेक्ट, अगेन रीजन क्या आएगा इंटरसेक्ट ना करने का? बिल्कुल, अदरवाइज अगर कंपास रखो, विल वी कैन से कि कंपास अगर रखते हो तो इट पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक ही पॉइंट पे कंपास दो डायरेक्शन में पॉइंट कर नहीं सकती, दैट मींस इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, एंड वट एवर एक्सप्लेनेशन यू वांट यू कैन राइट डाउन, बिल्कुल सही जा रहे हो। सो ठीक है, सो दे कैन नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है प्रॉपर्टीज के लिए? तो ये प्रॉपर्टी फील्ड लाइंस की नहीं है, फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज हमें बतानी है। सो बेसिकली जो हमने ऊपर पॉइंट लिखा है ना कि दे आर नॉट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, अगर ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और मैंने इलेक्ट्रॉन रख दिया यहाँ पे, ठीक है, तो मेरा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन विल सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगा, बट इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस, और अगर पॉजिट्रॉन रखेंगे हम या प्रोटॉन रखेंगे तो इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, सो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फोर्स डायरेक्शन होती है वही मेरी फोर्स की डायरेक्शन होती है, एज वी से एफ इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ऑफ ई। ठीक है, गेटिंग इट? बट यहाँ पे क्या होता है, द टेंजेंट, विल से टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस, ये तो उसमें भी होता है, टेंजेंट टू द, हाँ, टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड lines denote or give tangent to the magnetic field lines give us direction of, give us direction of magnetic field at that point, and ये भी ध्यान रखना है कि it will not, it is not the direction of force experienced by charges or current or whatever conductor you have। क्यों होता है? बिकॉज जो लॉरेंट्ज फोर्स होती है दैट इज गिवन बाय क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, सो इवन इफ आई प्लेस इलेक्ट्रॉन हियर, नहीं नहीं नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ रखा है तो इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स। क्यों? क्योंकि इट शुड बी मूविंग फॉर इट टू एक्सपीरियंस सम फोर्स। ठीक है भाई, वेलोसिटी है ना, अगर वेलोसिटी होगी नहीं, सिर्फ चार्ज रखा हो वहाँ पे, इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, इट शुड बी मूविंग टू एक्सपीरियंस सम फोर्स। तो यहाँ पे होने से इट डज नॉट गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, और दूसरी चीज ये भी है कि जो डायरेक्शन आएगी फोर्स की, दैट विल आल्सो नॉट बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखो, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और वेलोसिटी है ऐसे आपके इलेक्ट्रॉन की, या फॉर सिंपलिसिटी लेट्स से पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो वी क्रॉस बी, फोर्स कहाँ होगी? अंदर की तरफ। ठीक है, देयरफॉर दे आर नॉट कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, चलिए एक सेकंड में कॉल कर लूँ, आप एक बार लिख लो इन चीज, इन पॉइंट्स को। ठीक है, एक मिनट देना बस। हाँ जी, ओके, सो ये पॉइंट्स क्लियर है? सो दीज आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड एक चीज़ और भी है कि मतलब ऑल्दो प्रॉपर्टी एग्जैक्टली नहीं है, बट हाँ, दिस एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, तो डेंसिटी ऑफ और हाउ क्लोजली दे आर एट अ पर्टिकुलर पोजिशन एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, दिस
signifies how large the magnetic field is. ठीक है, बट ऐसे यू कैन नॉट काउंट कि 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो 10 टेस्ला का फील्ड हो गया. इट इज जस्ट लाइक रिलेटिव डेंसिटी की बात होती है, रिलेटिव क्राउडनेस की बात होती है. अगर आपने एक जगह रिप्रेजेंट किया है एक फील्ड लाइन को, एक जगह रिप्रेजेंट किया 5 को, सो विल से रफली 5 टाइम्स और 6 टाइम्स और इस तरह से, मतलब इट विल बी वेरी मच लार्जर और अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स लार्जर, नॉट एग्जैक्टली 5. इंटेंस मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, साइज की बात नहीं है, बट एक ही रीजन के अंदर आपने एक सपोज दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगाई है, दूसरी जगह पे आपने 5 या 6 लगा दी है. ठीक है, सो रफली 2 2.5 3 गुना मैग्नेटिक फील्ड होगा. नॉट इन टर्म्स ऑफ के फील्ड लाइंस को मल्टीप्लाई करना है आपको, बट जस्ट एक नंबर बताने के लिए कि यहाँ पे ज्यादा होगा. हाँ, मोर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इन अ पर्टिकुलर एरिया, मोर द क्राउडीनेस, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी उतना ज्यादा फील्ड होगा. ठीक है, दैट हायर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड. ठीक है, ओके, ऑलराइट. एंड नाउ अब छोटे छोटे बिट्स हैं इस चैप्टर में भी, खैर. सो देर आर 2 3 डायग्राम्स ऑफ बार मैग्नेट जो हमें रिलेट करना है. मतलब बार मैग्नेट आपकी मैग्नेटिक डाइपोल है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है. तो इसके बीच में फील्ड के बारे में डिफरेंस हमें थोड़ा सा आइडिया लेना है. ऑल्दो वी हैव डन इट इन द लास्ट चैप्टर, बट एक बार बुक में दे रखा है वो दोबारा देख लो. बुक है आपके पास अभी सामने? हाँ जी. So these are the field lines जो आपको दे रखा है. The field lines of a bar magnet, the current carrying finite solenoid and the electrical dipole. At large distance the field lines are very similar as we have discussed already कि तीनों आपके dipole हैं. Dipolar nature of field, dipolar nature of field, again dipolar nature of field, but this is electric field. ठीक है, so शक्ल कुछ इसी तरीके की दिखेगी हमें, although things might vary because दोनों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड है, बट हाँ नेचर जो फील्ड लाइंस का है वो लगभग सिमिलर सा आ रहा है. ठीक है, एंड यहाँ पे इन्होंने सरफेस बनाया है. सो एक सरफेस यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है. ठीक है, दिस इज द सरफेस. तो दे आर सेइंग कहाँ पे ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बिकॉज रीजन 2 के अंदर यू हैव लार्जर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आपका ज़्यादा होगा. ठीक है, एंड सीधी सी बात है एंड्स के पास फील्ड ज़्यादा होगा, थोड़ा सा साइड में अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपका कम हो जाएगा. ठीक है, कमिंग टू, अच्छा, वी हैव डिस्कस इट ऑलरेडी इन द लास्ट क्लास. आपको मुझे बताना है हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल, like what is the expression for magnetic field of a dipole at the axial point पे at a very far distance, what is the value of magnetic field, expression क्या होती है? अच्छा, इलेक्ट्रिकल डायपोल के लिए क्या होती है एक्सियल पॉइंट पे? एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस, एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस बट अलोंग द एक्सिस. हम्म. नहीं नहीं नहीं, जो आप बता रहे हो दैट इज फॉर करंट लूप. करंट लूप के लिए एक्स डिस्टेंस पे, इफ ए इज अ रेडियस, मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट अपॉन 4, म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2. व्हाट आई एम आस्किंग इज, एक डायपोल के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए एक्सियल पॉइंट पे व्हेन दिस डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन क्या होती है? दिस इज 2k v vector. So, so this is 2 mu naught upon 4 pi
एम वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, हाँ बिल्कुल सेम पिक्चर बनती है इसकी भी। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या बनेगी, दिस इज माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम वेक्टर अपॉन आर। ठीक है, सो बिल्कुल सेम आती है, इवन दो वील नॉट बी सॉल्विंग इट, लेकिन एक्सप्रेशन बिल्कुल यही आती है। ठीक है, ये पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, बट इट इज जस्ट दैट कि रिलेशन आपको बोल रखा है इसको हटा के ये लगाओ, इसको हटा के ये लगाओ, एंड सेम आंसर इज देयर। ठीक है, ओके, वेयर एम इज द डायपोल मोमेंट। ओके, सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड में याद करिए, हम जब डायपोल मोमेंट निकालते हैं उसके बाद क्या निकालते हैं, वी फाइंड आउट द टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, सो अगेन टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से एम वेक्टर इन एक्सटर्नल बी वेक्टर। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो व्हाट इज द टॉर्क ऑन द डायपोल मैग्नेटिक डायपोल, क्या आता है, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, द सेम एक्सप्रेशन दैट वी गेट इन इलेक्ट्रोस्टैट्स, सो इट इज पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये इलेक्ट्रिसिटी में, ये मैग्नेटिज्म के अंदर। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड के, लाइक हाँ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्लेस इन एक्सटर्नल फील्ड, u is given by, अगेन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, सो यहीं से हम करते हैं लाइक टो टाइम्स ऑफ डी थीटा, यहाँ से वर्क डन निकालते हैं, दिस गिव्स एम बी साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, जितने भी एंगल तक आपको इसको रोटेट करना है। एंड एम बी साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, जल्दी बताओ, माइनस cos थीटा, गुड। So it is mb cos theta with a negative sign from theta 1 to theta 2, and again because potential energy हमारे हाथ में होती है कि हम उसको कहाँ पे जीरो माने, so we take the condition कि कहाँ पे होता है डायपोल में, कहाँ पे होता है पोटेंशियल एनर्जी। सो अगर एक्सटर्नल फील्ड ऐसे लगा हुआ है, अगर मेरा डायपोल परपेंडिकुलर रखा हुआ है, मतलब व्हेन माय एम वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, एट दैट कंडीशन वी से दिस इज u इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो इफ एम वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, वी से u इज इक्वल टू जीरो। ये हम एजम्पशन मान लेते हैं, एजम्पशन एज इन विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड। ठीक है, और इफ एम वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टू एम बी। ठीक है, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगेन स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगी, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। एंड इफ एम वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, then you have, sorry this is minus नहीं है, 2 नहीं आएगा, it is just minus m b vector, minus m into b, this is m into b। ठीक है, सो वही होता है कि अगर आपका डायपोल है वो एंटी पैरेलल है विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसको पूरा घुमा के स्टेबल करने में आपको कितनी एनर्जी लगेगी, दिस विल बी 2 mb। ठीक है, सो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, सो अगेन ध्यान रखना, दिस इज योर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डेरिवेशन, हाँ मतलब यही पूछ सकते हैं आपसे सेम चीज। सो विल से कि वी टेक, वी एज्यूम दैट u इज इक्वल टू जीरो एट 90 डिग्रीज। कितना लिखोगे इन दैट्स इट, बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन है जो आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया था। सो इन जनरल अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, सो u इज इक्वल टू माइनस एम वेक्टर डॉट पी वेक्टर बनती है, कॉस थीटा है ना, दैट्स राइट। ओके, सो कमिंग टू एग्जांपल नंबर 1। हाँ, अब इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो भी थ्योरेटिकल हैं, तो देख लेते हैं।
अच्छा, okay. What happens if the bar magnet is cut into two pieces, transverse to its length and along its length? हाँ, along length मतलब basically what they are asking is कि pole strength क्या हो जाएगी इनकी. So we'll say both the magnets जो भी हिस्सा बनेगा इनका, those will be weaker magnets. But this is what they are asking. पोलैरिटी सेम रहेगी. नॉर्थ नॉर्थ. हाँ, आपने आपके पास एक बार मैग्नेट थी ऐसे, आपने इसको सेंटर से काट दिया तो ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, ये भी साउथ, ये वाला हिस्सा ये भी साउथ. बट हाँ, वो दे दीज टू मैग्नेट्स विल बी वीकर. इन आई विल रीड आउट द सॉल्यूशन. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज बार मैग्नेट के अंदर जो हम देखते हैं कि असल में अगर पोल्स होते तो कहाँ पे हैं, तो दे आर समवट इनसाइड, मतलब यहाँ पे होते हैं, ऐसे नहीं बिल्कुल कोने पे होंगे. तो जो जो मैक्सिमम फील्ड होता है वो यहाँ पे होता है, ना कि यहाँ पे. ठीक है, सो वी कैन से द पोल्स आर अ बिट इनसाइड द बार मैग्नेट. ठीक है, तो आप यहाँ से काट रहे हो एग्जैक्टली, वो डिपेंड करता है आप कैसे काट रहे हो. अगेन दिस इज मोलिकुलर थिंग, नॉट के जस्ट एकदम आपने 15 सेंटीमीटर किया तो 7.5 पे काट दिया. तो अगेन नो रेलेवेंस ऑफ दैट फैक्ट के एग्जैक्टली हाफ है या नहीं है, वो आपको पोल स्ट्रेंथ दी जाएगी कि कितनी पोल स्ट्रेंथ हो गई है. ठीक है, तो जैसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं ना, कि दिस इज सॉरी पी वेक्टर हम डिफाइन करते हैं क्यू इंटू 2d. वी डिफाइन पोल स्ट्रेंथ कुछ एक चीज़ मान लीजिए, लाइक अगेन लेट्स से एम प्राइम वेक्टर मान लीजिए, और एम प्राइम मान लीजिए, मतलब काइंड ऑफ लाइक मैग्नेटिक चार्ज है आपका. लेट्स से जस्ट टेक इट एज जस्ट एम. तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होती है दैट कैन बी अंडरस्टूड एज एम वेक्टर इज इक्वल्स टू एम इंटू 2d. 2d इज दिस डिस्टेंस. ठीक है, दिस इज माई पोल स्ट्रेंथ. ठीक है, पोल की स्ट्रेंथ कितनी है, ये चार्ज कितना है, और ये उसका पोल स्ट्रेंथ कितनी है. अगेन नॉट इन द सिलेबस बट स्टिल थोड़ा आइडिया हो जाए तो सही है. ओके, सो फर्स्ट का सॉल्यूशन मैं रीड आउट कर देता हूँ ताकि यू गेट द सेंस कि व्हाट दे आर आस्किंग. इन ईदर केस वन गेट्स टू मैग्नेट्स, कैसे भी काटो आपके पास दो मैग्नेट मिलेंगे आपको, ईच विद नॉर्थ एंड साउथ पोल. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, दैट्स इट. ठीक है, हाँ, सेकंड पार्ट में आइए. सेकंड में ही, इसमें तो कुछ नहीं यार. मैग्नेटिक नीडल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क. बी, पहले बी को देखते हैं. A magnetized needle in a uniform magnetic field experiences a torque but no net force. Magnetic needle in a magnetic field, uniform magnetic field. अच्छा, मैग्नेटिक नीडल आपने रखी है, कंपास रखी है आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क बट नो नेट फोर्स. ओके, द आयरन नेल नियर अ बार मैग्नेट. अच्छा, ओके, बार मैग्नेट रखी है और पहले बोला आपको कि यूनिफॉर्म फील्ड, तो दोनों में फर्क क्या है? क्या बार मैग्नेट का फील्ड यूनिफॉर्म होता है? नहीं. कहाँ पे मैं यूनिफॉर्म आपको लग रहा है? कहीं पे भी नहीं है. ठीक है, कहीं पे भी पैरेलल फील्ड नहीं है आपको दिख रहा है. अगली लाइन ऐसी बनेगी कुछ, तो कहीं भी पैरेलल नहीं है. ठीक है, सो द सेम थिंग, मैग्नेटाइज नीडल अगर आप रखोगे तो यूनिफॉर्म में, हाँ, इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स. कोई भी फोर्स क्यों नहीं आएगी? बिकॉज जितना भी इस कंपास के, मतलब अगर आपकी मैग्नेटिक नीडल है, सपोज लेट्स टेक दिस इज योर नीडल, अगर आपकी नीडल है एंड दिस इज सपोज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, तो इस पोल पे फोर्स लग रही होगी इधर की तरफ, इस पे लग रही होगी इधर की तरफ, बोथ बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट दे विल कैंसिल आउट, बट हाँ, एक नेट टॉर्क जरूर होएगा. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया. इट विल एक्सपीरियंस सम टॉर्क बट नो फोर्स. ये ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज यूनिफॉर्म फील्ड था, जितना फील्ड यहाँ पे लग रहा है उतना फील्ड यहाँ लग रहा है. ठीक है, नेक्स्ट दे आर आस्किंग एन आयरन नेल नियर बार मैग्नेट हाउएवर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन एडिशन टू अ टॉर्क. तो इसमें टॉर्क भी लग रहा है और फोर्स भी लग रही है. तो अगर यहाँ पे आप आयरन नेल रखते हो तो क्या होगा?
हाँ, इट विल गेट अट्रैक्टेड एंड जो टॉर्क भी आएगा, बिकॉज अगेन दोनों मतलब अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग अमाउंट ऑफ फोर्स लग रही है. सो अबाउट द सेंटर मास इट माइट रोटेट. ठीक है, अब एक बार आंसर भी पढ़ लीजिए. नो द फोर्स नो फोर्स नो फोर्स इज द फील्ड इज यूनिफॉर्म. फर्स्ट वाले केस में नेट फोर्स इज जीरो. नो फोर्स की जगह नेट फोर्स इज जीरो. द आयरन नेल एक्सपीरियंसेस अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट. बार मैग्नेट का जो फील्ड होता है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म. देयरफॉर इट एक्सपीरियंसेस बोथ द फोर्स एंड द टॉर्क. ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स भी लगेगी और टॉर्क भी लगेगा, बिकॉज हर एक हिस्से पे अलग अलग फोर्स लग रही है. ठीक है, and then they are saying the net force is attractive because the induced south pole in the nail is closer. Okay, so they are saying अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसके अंदर रफली थोड़ा सा साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ लाइक बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू नॉर्थ पोल. तो अगर आपने आयरन नेल यहाँ रख दिया तो दिस एंड विल बी स्लाइटली साउथ पोल बिकॉज ये नॉर्थ पोल है. ठीक है, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा ना कि आयरन नेल एंड सम अलॉयज कैन बी मैग्नेटाइज्ड. तो ये इसमें मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस कर देती है. ठीक है, मतलब खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है वाली चीज के अगर मैग्नेट पास में रखोगे तो लोहा भी समवट इट विल एक्वायर सम मैग्नेटिक करेक्टर. जैसे हमने बात करी ना, ये मैग्नेट, ये लोहा, इसके यहाँ पे एक और लोहा टच करोगे तो वो मैग्नेटाइज करने लग जाएगा. ठीक है, सेम तरीके से इट विल ऑल्सो इंड्यूस सम साउथ पोल करेक्टर एट दिस एंड, तभी अट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है, ओके, पार्ट सी पे आइए. मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन हैव अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल. व्हाट अबाउट द फील्ड ऑफ अ टोरॉइड? ओके, एनी गेसेस? आप पूछ रहे थे कुछ. सो वी विल नॉट से कि हर जगह एग्जिस्ट करता है. वी विल से कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, बट ये भी कहना कि हर जगह डिस्टिंक्टली वी कैन गेट नॉर्थ एंड साउथ पोल, दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड. टोरॉइड के केस के अंदर वी हैव लाइक टोरॉइड असल में है क्या, एक एंडलेस सोलिनॉइड है. एक बहुत बड़ी सोलिनॉइड थी, उसको आपने दोनों एंड्स मीट करा दिए. ठीक है, सो नॉर्थ एंड साउथ पोल आर नाउ जॉइंट टुगेदर. ठीक है, अगर उसमें हल्का सा कट लगाओगे देन यू विल एक्सपीरियंस सम नॉर्थ एंड साउथ पोल. अदरवाइज इसके अंदर एक बिल्कुल यूनिफॉर्म फील्ड है जो कि सेंटर में लाइक अगर मैं इसको शेप बना देता हूँ पहले, तो अगर ये मेरा टोरॉइड है, इसके अराउंड ऐसे मैंने अपनी कोयल को बाउंड कर दिया है इस तरीके से. सो इनिशियली लाइक अगर मैं इतना छोड़ दूं तो ये नॉर्थ पोल होता, ये साउथ पोल होता, बट नाउ दे आर जॉइंट टुगेदर, सो नथिंग एज सच एग्जिस्ट. बट हाँ, इसके अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा. दिस ऑल वी कैन से. ठीक है, एग्जैक्टली पॉइंट आउट करना नॉर्थ पोल कहाँ है, दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, सेम इज द केस फॉर अ स्ट्रेट वायर, इन्फिनिट स्ट्रेट वायर. तो आपने ये बना दिया, इसी के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ऐसे सर्कुलर लूप्स होंगे. ठीक है, इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल कहाँ है, वी डोंट नो. डिस्टिंक्टली मेंशन करना कि नॉर्थ पोल कहाँ है, वी आर नॉट अवेयर कहाँ पे होगा. ठीक है, बट हाँ, मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे. वी आर नॉट सेइंग नॉर्थ है और साउथ नहीं है, वी आर सेइंग वी कांट डिस्टिंक्टली से कहाँ पे है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आइए. हाँ जी, पढ़ो. टू आइडेंटिकल लुकिंग आयरन बार्स ए एंड बी. दोबारा बोलो. हम्म. आपको दो ही दे रखे हैं. सो यू हैव टू आइडेंटिकल लुकिंग आयरन बार्स ए एंड बी, वन ऑफ विच इज डेफिनेटली नोन टू बी मैग्नेटाइज. उनमें से एक कोई मैग्नेटाइज है. ठीक है, हाउ वुड बी असर्टेन वेदर और नॉट बोथ आर मैग्नेटाइज. एटलीस्ट एक तो है ही है, बट हम पता कैसे लगाएंगे दोनों मैग्नेटाइज हैं या दोनों सिर्फ एक ही मैग्नेटाइज है, हमें ये पता लगाना है. और अगर कोई भी बोथ का तो अगर एक है तो रिपल्शन नहीं होगी.
हाँ मतलब बोथ है तो बहुत आसान हो जाएगा कि दोनों एंड्स मिला के देख लो। अगर दोनों केस में अब किसी भी एक केस में आपका एक, हाँ एक केस में अट्रैक्शन आ रहा है, एक में रिपल्शन आ रहा है, दैट मीन्स बोथ आर मैग्नेटाइज्ड। हाँ वो आती है बात अब। तो क्या आएगा कि सपोज करो हमारे पास ए बार है, दिस इज माई बार ए एंड दिस इज माई बार बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, विल ब्रिंग इट क्लोजर टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे लेके आएंगे। सपोज यहाँ पे नॉर्थ था एंड ये साउथ है, और ये सिर्फ आयरन का ही बना हुआ है, दिस इज जस्ट आयरन, ठीक है। तो अगर आप इसके पास लेके आओगे यहाँ पे तो ये अट्रैक्ट होगा। आप घुमा के आई मीन इसी फेस को अगर आप यहाँ ले जाओगे तो ये यहाँ पे भी अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो आपको पता लग गया इनमें से कोई एक ही मैग्नेटाइज है, ये तो आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू इज आप इसको इस बी वाले मैग्नेट को एक बार यहाँ पे टच कराओ, एक बार यहाँ पे टच कराओ, ठीक है। यहाँ पे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा आएगा, यहाँ पे नेग्लिजिबली स्मॉल और कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पता लग जाएगा कि भाई हाँ ये तो खैर हमें पता है कि सिर्फ एक ही मैग्नेटाइज है, बट हाँ रिवर्स आप चीज करोगे तो क्या होगा, अगर आपने इस बी बार को फिक्स रखा और मैग्नेट को अब यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, ये यहाँ पे लगा दिया सपोज, ठीक है। मैग्नेट यहाँ भी अट्रैक्ट होगी, मैग्नेट यहाँ भी सेम फोर्स से अट्रैक्ट होगी, तो आपको पता लग जाएगा कि मैग्नेटाइज ये वाली है और ये वाला सिर्फ आयरन बार है। सेम चीज यहाँ पे, अगर बार मैग्नेट ऐसे फिक्स है और आयरन बार को आप ऐसे रख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। आयरन बार यहाँ पे स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे फीबली अट्रैक्ट होगा, बिकॉज आयरन बार इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे फील्ड कम होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा आयरन है और कौन सा बार मैग्नेट है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज द इलेक्ट्रिकल एनालॉग। वो वही चीज़ है कि के को हटा के म्यूनिट अपॉन 4 पाई, पी को हटा के एम लिखना है आपको, एंड दैट्स इट, ये सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इसको रीड आउट कर लेना है, 4-5 लाइन का टॉपिक है। नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल। ओके, अच्छा एग्जांपल है, अच्छा एज इन आपको अगेन डायपोल्स और उनकी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है, दैट्स इट। रीड इट। सो इस फिगर में आपको दे रखे हैं स्मॉल मैग्नेटाइज नीडल पी प्लेस एट द पॉइंट ओ, सेंटर पे आपने एक नीडल रख दी है, मैग्नेटाइज नीडल है। द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, तो आपको पी डायपोल की या पी मैग्नेट की या फिर मैग्नेटिक कंपास की डायरेक्शन आपको दे रखी है। द अदर एरोज शो द डिफरेंट पोजिशंस एंड ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अनदर आइडेंटिकल मैग्नेटाइज नीडल, ठीक है। आपने क्या किया, एक सेंटर पे एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया, अब आप दूसरी कंपास को लेके अलग अलग जगह पे ले जा रहे हो और अलग डायरेक्शन में रख रहे हो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली दिस एरो रिप्रेजेंट द नॉर्थ, ये नॉर्थ है उसका और ये साउथ है, ठीक है। तो आपको बताना है द अदर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अनदर, ठीक है, इन विच कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम सिस्टम इज इन नॉट इक्विलिब्रियम में नहीं है ये सिस्टम, ये आपको ये बताना है किस केस में सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। एनी गेसेस, क्या इसमें क्या सोच रहे होंगे, लाइक व्हाट शुड वी थिंक। एंगल्स बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट्स, ओके। हमने कुछ किया ऐसा एंगल मैग्नेटिक मोमेंट्स का, नहीं, तो इसका मतलब वो चीज़ तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड अगेन ये जो फोर्स जो आप बता रहे हो जेई की सिलेबस में फिर भी हम सपोज कर सकते हैं, वैसे तो सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी में, बट जेई में यू कैन अंडरस्टैंड इट माइट बी यूजफुल, लेकिन नीट में तो बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। फोर्सेस मतलब फोर्स ऑन वन मैग्नेटिक डायपोल ड्यू टू अनदर, पोटेंशियल भी हमने डिफाइन नहीं किया, हाँ पोटेंशियल एनर्जी हमने डिफाइन करी है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करी हमने, गुड। अब आती है बात कि कौन सा डायपोल एक्सटर्नल फील्ड में है और किसके फील्ड में है।
सो बिकॉज ये सेंटर पे दे रखा है, लेट्स अज्यूम ये वाला जो डायपोल है, दिस इज क्रिएटिंग बी एक्सटर्नल एट दीज पॉइंट्स, 1 2 3 4 जो भी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। पी वाला जो डायपोल है या कंपास है, दिस इज क्रिएटिंग एक्सटर्नल फील्ड फॉर क्यू डायपोल, ठीक है। ओके, सो जब ये आपका नॉर्थ पोल है, जो लाइक दिस एंड इज नॉर्थ पोल, दिस एंड इज साउथ पोल, सो क्यू फोर कौन सी पोजिशन है? क्यू फोर इज द एक्सियल पोजिशन, यस नो। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? बी इज इक्वल्स टू, जल्दी बोलो, 2 के एम वेक्टर अपॉन आर क्यूब, फिर के इज इक्वल टू 5, माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, ये दिस इज द एक्सियल पॉइंट ऑफ दिस, लाइक Q4 एंड Q6, ये दोनों कौन से हैं? दीज आर एक्सियल पॉइंट्स। हाँ, 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टाइम्स एम वेक्टर अपॉन आर क्यूब, एक्सियल पॉइंट पे ट्वाइस हो जाता है, ठीक है। अब मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी एम वेक्टर की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब देखो, लेट्स फर्स्ट पॉइंट आउट कि हर एक डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे जहाँ पे भी आपने क्यू डिनोट किया है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है क्या, देन विल सी कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। सो दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? कैन आई मेक इट दिस वे? भाई एम वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? एम वेक्टर इधर की तरफ है, ठीक है, सेम इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यहाँ पे एम वेक्टर ऊपर की तरफ है तो यही फील्ड की डायरेक्शन होगी, यस नो। नाउ दीज आर द इक्वेटोरियल पॉइंट्स, Q5 Q1 Q2 एंड Q3। हाँ, तो Q5 क्या है, कैसा पॉइंट है? इक्वेटोरियल पॉइंट है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड क्या होता है? माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम वेक्टर अपॉन आर क्यूब। एम वेक्टर किधर है? इधर की तरफ, तो यहाँ पे फील्ड कैसा होगा? इधर की तरफ, यस नो। सेम कहाँ पे? ठीक है, हाँ, विद द नेगेटिव साइन। इधर कैसे आएगा? अगेन इस डायरेक्शन में, ठीक है। Q2 की जगह पे ये भी ऐसे और ये भी ऐसे, ठीक है। ओके, सो नाउ हमने फील्ड्स बना लिए हैं, हमने वैनिटी डाइपोल मोमेंट देख ली है। अब हमें बस ये देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फिगरेशंस आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, इनमें से कौन सा इक्विलिब्रियम में नहीं है? Q6 है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम देन? सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इट इज स्टिल इक्विलिब्रियम। डोंट कंफ्यूज, स्टेबल इक्विलिब्रियम ही आपका इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम मींस कि वो ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स इज जीरो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? मतलब मैकेनिक्स के अंदर इक्विलिब्रियम का मतलब है एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। रोटेशन के अंदर व्हाट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम? इट सेज टो नेट इज इक्वल टू जीरो। नेट टोर का अगर जीरो है तो इक्विलिब्रियम है। अब आती है बात, इक्विलिब्रियम कौन सा है, अनस्टेबल है या स्टेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, लाइक द सिस्टम इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, कौन से केस में इक्विलिब्रियम में नहीं होगा वो? ये पॉइंट्स देखो, ये कैसे हैं Q1 एंड Q2। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायपोल मोमेंट, इस केस में U इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। दिस इज द सेटल पॉइंट, लाइक यहाँ पे हम बता नहीं सकते कि इक्विलिब्रियम है या नहीं है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो, वी कांट टेल एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आती है बात इसकी, इस केस में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक मोमेंट आर पैरेलल, दैट मींस स्टेबल। इसमें अनस्टेबल, इसमें अनस्टेबल, इसमें स्टेबल। नाउ लेट्स सी पार्ट बी, इन विच कॉन्फ़िगरेशन इज द सिस्टम स्टेबल अनस्टेबल, क्लियर है। विच कॉन्फ़िगरेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, लोएस्ट कौन सा आएगा? ये एंड ये, ठीक है। अब आती बात, इन दोनों में से कंपेयर करें तो लोएस्ट कौन सा होगा? नो, वी नो U इज इक्वल्स टू माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है।
इन सो लेट्स फाइंड आउट U3 एंड U6 के बीच में फर्क क्या क्या है. M वेक्टर, वेरी गुड वेरी गुड. सी M you have minus M vector dot B vector. ठीक है, आपको ये पता लग चुका है कि दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पे दोनों में क्या बनेगा, -MB3 -MB6 आउट ऑफ .3 एंड .6. पोटेंशियल सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा कहाँ पे होगा, दिस पॉइंट पोजीशन नंबर 6 इज द एक्सियल पॉइंट और एक्सियल पोजीशन फॉर P डाइपोल, एक्सियल पे ज़्यादा होगा. सो दिस विल बी आउट ऑफ दीज टू, यहाँ पे सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी, दिस विल बी मोस्ट स्टेबल. ठीक है, कोई डाउट इसमें? ओके, कमिंग टू द गॉस लॉ. पक्का कोई डाउट नहीं है? सो थोड़े से टॉपिक क्या है, मतलब नॉन इंटुइटिव लगता है टाइम्स, थोड़ा ध्यान रखना अभी. ओके, सो अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आप डिफाइन करें तो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट एरिया के साथ. ठीक है, हाँ, सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी डिफाइंड एज magnetic flux phi b is equals to closed integral of b dot ds. ठीक है, हाँ, ds is the area का integration, closed integration of b dot ds. ठीक है, and again we have the Gauss law of magnetism. It says जैसे होता ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता है, या गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या होता है, phi is equals to E dot ds which is equals to q enclosed upon epsilon naught. ठीक है, बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो गॉस लॉ स्टेट्स दैट द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू जीरो, और बेटर से मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस शुड बी जीरो. ठीक है, बिकॉज नेट चार्ज विल नॉट बी जीरो, मतलब नेट मोनोपोल, मैग्नेटिक मोनोपोल विल बी जीरो, so flux will also be zero through any closed surface. Okay. नहीं नहीं, अभी अगेन थियोरेटिकल क्वेश्चन है इसमें, ज़्यादा वो नहीं है. एग्जाम्पल नंबर 5.3 निकाल लीजिए. ये थोड़ा सा ना इसमें फील्ड लाइंस और वो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. आप क्या करना, देखो हमें ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन देख के समझो, आप इसका आंसर पढ़ लो, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि क्या दे रखा है इन्होंने. कभी ब्लू लाइंस को ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं, कभी ब्लैक को करंट करते हैं, कभी वाइस वर्सा. तो सॉल्यूशन देख के आप इसमें आइडिया लगा लो क्या क्या कहना चाह रहे हैं. बट हमें मतलब कंसेप्ट सीखने से मतलब है, इट्स नॉट लाइक ए क्वेश्चन ही क्लियर हो जाए. बट हाँ, बोर्ड्स में आएगा तो ये दिल मेंशन इट नाइसली. क्या है, okay, so many of the diagrams given in the figure 5.6 show magnetic field lines, thick lines in the figure wrongly. तो कुछ लाइंस इसमें गलत दे रखी है इन्होंने. पॉइंट आउट विच वन इज रॉन्ग एंड व्हाई आर दे रॉन्ग. बिल्कुल, नॉट फॉर्मिंग अ क्लोज लूप, ये वाली गलत हो गई. इंटरसेक्ट हो रही हैं. नेक्स्ट, थर्ड सीम्स करेक्ट, ये टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, दे आर फॉर्मिंग क्लोज लूप्स, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, और सीम्स एवरीथिंग सीम्स करेक्ट. ठीक है, हाँ, फोर्थ भी आपका क्लोज लूप नहीं बन रहा. दूसरी चीज़ आप ये भी कह सकते हैं कि एंड्स के ऊपर जो होता है इट शुड फ्रिंज आउट, मतलब सेंटर में यूनिफॉर्म ठीक है, एजिस पे ये कव हो जाना चाहिए. ठीक है, फिफ्थ पे आइए. सही है, एवरीथिंग इज करेक्ट. ठीक है, एंड एफ, डायरेक्शंस का ध्यान रखना. सी क्लोज लूप जरूरी नहीं है आपको दे रखा हो.
यहाँ से ऊपर जा रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है. सो दिस इज मोर लाइक यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट है. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट ज़्यादा कर रहा है रेदर देन मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. ये है कुछ क्वेश्चन. दिस इज एन इम्पोर्टेंट वन. जी, ये रही ना, आप बुक में चेक कर लो अगर यहाँ क्लियर नहीं डायग्राम तो. मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं आपके पास इस टाइप की मैग्नेट है वेयर दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, तो फील्ड लाइंस यहाँ कैसे होंगी, तो उन्होंने ऐसे बना दी. ये सही है, नॉर्थ से निकल रही हैं साउथ में जा रही हैं. सीम्स करेक्ट. हाँ, तो फील्ड लाइंस कैसी होनी चाहिए, या क्या गड़बड़ है यहाँ पे? ओके, आई रीड आउट द एक्सप्रेशन, फिर आप वहाँ से आइडेंटिफाई करना सही कह रहे हैं या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा. सो दे आर सेइंग रॉन्ग. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन द टू पोल्स कैन नॉट बी प्रिसाइजली स्ट्रेट एट द एंड्स. एकदम स्ट्रेट नहीं हो सकती हैं. सम फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड इज इनएविटेबल. व्हाई? Otherwise, Ampere's law is violated. This is true for electric field lines also. Why is it so? Any guesses? Ampere's law violate क्यों हो रहा है इसमें? See, what happens is, अगर आपके पास एक पोल पीस यहाँ पे है, से नॉर्थ पोल, दूसरा पोल पीस आपके पास यहाँ पे है, से साउथ पोल. These are your field lines. These are your uniform field lines. अगर ऐसी field lines होती हैं तो what will happen? अगर मैं देखो, एम्पेयर सर्किट लॉ क्या होता है? इट सेज, बोलो क्या होता है एम्पेयर सर्किट लॉ? बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. ठीक है, तो इट सेज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, लाइन इंटीग्रल का मतलब आपको सबसे पहले एक एम्पियरियन लूप मानना पड़ेगा और उस एम्पियरियन लूप के अक्रॉस बी डॉट डी एल आपका आई एन क्लोज के बराबर होना चाहिए. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे फील्ड मानता हूँ, थिंग्स आर ओके फॉर मी, कि अगर मैं लूप लूँ, जैसे ये मेरा ब्लू वाला जो है, दिस इज माई एम्पियरियन लूप, इसके लिए दिस इज द डायरेक्शन, आपने मानी. ठीक है, एवरीथिंग इज गुड. तो इस वाली लेंथ के लिए क्या होगा, बी और डी एल वैक्टर आपके सेम डायरेक्शन में है, इसके लिए बी और डी एल आपके ऑपोजिट में है, तो नेट, और इसके अंदर कोई फील्ड मतलब करंट भी नहीं है, आई एन क्लोज इज ऑल्सो जीरो. तो यू कैन से जितना कंट्रीब्यूशन बी डॉट डी एल का यहाँ पे आ रहा है उतना मेरा वापस हो रहा है. आई हैव नो इश्यूज. ठीक है, सब कुछ सही है. बट व्हाट विल हैपन, अगर मैं व्हाट विल हैपन इफ आई टेक अगर मैं इसी लूप को थोड़ा सा बाहर बनाऊं, आधा अंदर ले लूं आधा बाहर ले लूं, व्हाट विल हैपन, इस वाली लेंथ के लिए बी डॉट डी एल इज गिविंग मी सम कंट्रीब्यूशन. इसके लिए बी डॉट डी एल इज जीरो, इसके लिए बी डॉट डी एल इज जीरो, इसके लिए बी डॉट डी एल इज ऑल्सो जीरो, क्योंकि यहाँ पे फील्ड ही नहीं है. ठीक है, तो आई हैव सम नॉन जीरो वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल which should only come if I have current enclosed, but यहाँ current तो कुछ है ही नहीं. ठीक है, so therefore it violates the Ampere's law, Ampere circuit law. ठीक है, violates ACL, Ampere circuit law. अब इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, these field lines should fringe out. fringe out का मतलब क्या है, if this is my north pole, this is my south pole, तो field lines कुछ ऐसे होनी चाहिए. ठीक है, करंट अभी भी नहीं है, लेकिन अगर आप अब मान के देखो, मतलब देखो ऐसे नहीं है कि यहाँ पे आप मान लो कि यहाँ बना हुआ तो अभी भी नहीं आएगा कंट्रीब्यूशन. हाँ, मतलब दे आर सेइंग बहुत दूर से भी एक फील्ड लाइन जा रही होगी ऐसे. ठीक है, अब देखो आप कोई भी कंट्रीब्यूशन लोगे यहाँ पे, जितना इसके लिए आएगा उतना इसके लिए भी आगे कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो अगेन
I enclosed is 0, which should be true. Then चले आगे. Okay. Another example, theoretical है फिर से. So we have हाँ जी, first पढ़िए. Magnetic field lines show the direction along which a small magnetized needle aligns. Do the magnetic field lines also represent lines of forces? Hmm. ठीक है, बिल्कुल, मतलब लाइन्स ऑफ फोर्स होते ही नहीं है मैग्नेटिज्म में. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर वन एंड द सेम थिंग, बिकॉज फोर्स वहीं लगेगी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. मैग्नेटिक फील्ड के लिए फील्ड लाइंस आर डिफरेंट, लाइंस ऑफ फोर्सेज होती ही नहीं है, मतलब फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगेगी. सो वी डोंट से देम कि वो लाइंस ऑफ फोर्सेज भी होती है कुछ. नथिंग इज. ठीक है. रीजन बीइंग, थोड़ा और उसको पिक्टोरिकली देख लो कि अगर फील्ड मान लो ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे फील्ड ऐसे है, मतलब ये फील्ड लाइंस है, इस पॉइंट पे फील्ड ऐसे है, तो इस पॉइंट पे फोर्स या तो इधर लगेगी या इधर लगेगी. इस पॉइंट पे फोर्स लगेगी या तो इधर या इधर. तो इन दोनों को अब कैसे बनाएं हम? ऐसे करते चले यार, देखो, डजंट मेक अ गुड पिक्चर. ये अगर आप बनाना चाहो तो दिस कुड बी रिप्रेजेंटिंग द फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस, मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. बट कोई पॉइंट नहीं है बताने का, बिकॉज अगर चार्ज, सिर्फ आपने चार्ज यहाँ रखा है, इस पे फोर्स कहाँ लग रही है, इधर या इधर, कहाँ लगेगी? कहीं भी नहीं लगेगी. तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मेकिंग दीज? ठीक है. सो वी डोंट हैव फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. ठीक है. ओके, सेकंड पार्ट पे आइए. क्या बोला? इफ द मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्टेड, हाउ वुड द गॉस लॉ ऑफ द मैग्नेटिक बी मॉडिफाइड? तो क्या होता है? इट शुड बी गिविंग सम कंट्रीब्यूशन. सो फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल बी डॉट डी एस शुड बी सम कांस्टेंट, सम वैल्यू. ठीक है. सी पे आइए. आगे. हाँ. इट माइट एक्सर्ट. आप अपने ऊपर नहीं लगा सकते, अपने किसी और हिस्से पे लगा सकते हो. लाइक हाथ, हाथ कोई नहीं पकड़ सकते. इसी मैं इस हाथ से इस हाथ को नहीं पकड़ सकता, इस हाथ से मैं दूसरे हाथ को पकड़ सकता हूँ. सेम वे कि अगर आपके पास एक ऐसे वायर है, तो ये वाला जो लाइन एलिमेंट है, अगर ये एलिमेंट, लाइक ये वाला तार ऐसे मुड़ जाए, तो ये इस पे कुछ फील्ड लगा सकता है, बट ये अपने आप ही नहीं लगा पाएगा. डीप है. हाँ, स्ट्रेट वायर के लिए वो हो जाएगा ना, बिल्कुल. देखो, घुमा के लाओगे इधर तो फोर्स लगेगी, अगर इस वाले एलिमेंट के कारण यहीं पे फोर्स निकालोगे तो जीरो आएगी, बिकॉज इस लाइन के इस लाइन के अलोंग कुछ भी नहीं आना चाहिए. देयर शुड बी नो कंट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड. हाँ. हाँ, इस इसके अलोंग, डीएल वेक्टर के अलोंग कुछ भी होगा तो इट विल गिव यू नथिंग. तभी कहते हैं स्ट्रेट लॉन्ग वायर. ठीक है, ताकि ये सारे इफेक्ट्स खत्म हो जाए. हम्म. क्या सिस्टम है?
Can a system have magnetic moments even though the net charge is zero? Net charge is zero. पोलराइज हो जाए तो ओके। एज एन एटम को समझो सिर्फ। आप ध्यान करो कि मतलब खैर शायद आपने लाइक केमिस्ट्री में शायद चीज़ आई हो कि मॉलिक्यूल्स की मैग्नेटिक मोमेंट पहचान के हम पता लगाते हैं कि वो एक्टिव है या नहीं है, कुछ ऐसे आता है ना। तो जब एटम एज अ होल हैज नेट चार्ज जीरो, इट इज स्टिल शोइंग सम मैग्नेटिक मोमेंट। Molecule has a net charge zero, has some dipole moment. What's harm in that? ठीक है। So yes, it may like a system having net charge zero can have magnetic moment. You can give an example of an atom or a molecule. ठीक है भाई, डायपोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको केमिस्ट्री में, आप बोलते हैं ना डायपोलर ही होता है। हाँ, तो यू कैन कोट दैट नेम कि हाँ वी हैव सम मॉलिक्यूल्स दैट आर पोलराइज। पैरामैग्नेटिज्म आप बोल सकते हो। ठीक है। मतलब वही पैरामैग्नेटिज्म इवेंचुअली किस पे लीड करता है? इट लीड्स टू सम मैग्नेटाइज एटम। मैग्नेटाइज मतलब मैग्नेटाइज एटम होने के कारण आपका मेटल मैग्नेटाइज होता है। सो मतलब बहुत सारे मैग्नेटाइज्ड एटम्स और बहुत सारे मैग्नेटाइज्ड एटम्स भी खैर थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है एट दिस लेवल। कुछ एटम्स हैं जो इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हैं और दे हैव सम डाइपोल मोमेंट इन दिस डायरेक्शन। एक कलेक्शन ऑफ दीज एटम्स जो मेजरली इस डायरेक्शन में है, दिस विल लीड टू अ डोमेन, और डोमेन अगर कलेक्टिवली बहुत बढ़ जाएगा तो इट विल लीड टू पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है। हाँ ठीक है। सो डाउट इसमें कोई? ओके। सो मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, हाउ मच टाइम डू यू वांट कि और हो जाए क्लास? It will take another half an hour something. Okay. So now comes topic का नाम है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके। सो मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो बेसिकली इतना समझ के रखो, जो आप एक्सटर्नली लगाते हो फील्ड, एक्सटर्नल आपने जो फील्ड लगाया है, दैट वी डिनोटेड बाय एच वेक्टर। ठीक है। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो मटेरियल अपने आप में मैग्नेटाइज हो जाता है, दैट इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन। और मैग्नेटाइजेशन होता है नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, H is magnetic intensity, M is your मैग्नेटाइजेशन। ठीक है। एंड B जो होता है, दिस इज योर मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं वैसे इसको, मैग्नेटिक इंडक्शन। सो आप एक चीज़ मतलब एक हिंदी में आपको एक एनालॉजी बता देता हूँ कि उससे आपको ध्यान रहेगा। जो एक्सटर्नली आप लगाते हो वो एच होता है। जैसे आपने अगर आयरन कोर डाल दी है तो आयरन कोर खुद मैग्नेटाइज होके कुछ फील्ड में कुछ चेंजेस कर देगी, तो दैट इज एम वेक्टर ऑफ द आयरन कोर। एंड जो नेट आपके पास निकल के आएगा दैट इज योर बी वेक्टर। ठीक है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। हाँ, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल का वेक्टर सम विल प्रोवाइड यू बी वेक्टर। ठीक है। सो अगेन आपने क्या किया है, आपने एक कोयल ली है या बेटर से सोलेनॉइड लिया आपने, इसके अंदर आपने मतलब आपने एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, सपोज बी नॉट वेक्टर। ठीक है, अब आपको एच वेक्टर नहीं है, विल कम टू इट, बी नॉट क्या आएगा। एंड इसके अंदर आपने अगर आयरन कोर डाल दिए तो आयरन कोर डालने के कारण आपके पास एक एडिशनल फील्ड आ जाएगा। सो द नेट फील्ड विल बी बी नॉट वेक्टर प्लस बी मैग्नेटाइज वेक्टर। यस और नो?
तो ये क्या है, दिस जो आपने जो आपको मिला, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज व्हाट यू अप्लाइड एक्सटर्नली, दिस इज व्हाट द मटेरियल हैज चेंज्ड, like the contribution due to change of material or magnetization of the material. ठीक है, सो ये तीन चीज़ें आपके पास आई हैं. सो वी जनरली डिफाइन इट, जो आपका एच वेक्टर होता है वो इस तरह से डिफाइंड होता है, दैट एच वेक्टर इज इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम वेक्टर. ठीक है, बस ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, ऐसे डिफाइंड होता है. थोड़ा मॉडिफाई करेंगे आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी क्या है. ठीक है, बस ये डेफिनेशन है, एच वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट माइनस एम. इफ वी से बी वेक्टर क्या बन जाएगा, दिस इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर. दिस इज हाउ दे आर डिफाइंड. सी दिस बी एम वेक्टर इज नॉट एग्जैक्टली मैग्नेटाइजेशन, दिस इज सेइंग ये कॉन्ट्रीब्यूशन है मैग्नेटाइज होने के कारण. ठीक है, सम फील्ड दैट हैज अकर्ड ड्यू टू मैग्नेटाइज्ड कोर, दिस इज द फील्ड दैट यू हैव अप्लाइड. ठीक है, सो अगेन यहाँ पे हमने इस तरह से मतलब एच वेक्टर डिफाइन होता है. इट इज़ कन्वीनियंट टू डिफाइन इट इन दिस वे. अब जब थोड़ा इसका डेरिवेशन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा क्या क्या और क्यों क्यों ऐसे आ रहा होगा. ठीक है, मे बी शायद इलेक्ट्रिक फील्ड रिजेंबल करने के लिए इन्होंने ये कराया होगा, बट दिस इज डिफाइंड इन दिस वे, एच वेक्टर. ठीक है, सो क्या कह रहे हैं. अच्छा एक बात बताओ कि जितना आपका मटेरियल मैग्नेटाइज होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा आपकी आयरन कोर मैग्नेटाइज होगी, ऑन व्हाट वैल्यू और व्हाट ऑन व्हाट वेरिएबल विल इट डिपेंड. मैग्नेटिक मोमेंट एंड वॉल्यूम. वॉल्यूम एज इन किसकी वॉल्यूम. अच्छा ओके, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करेगी, बाहर कितना लगा रखे अपने पे. सॉफ्ट आयरन कोर है, इनिशियली नॉन मैग्नेटाइज थी, आपने बाहर अगर फील्ड बढ़ा दिया तो आपका मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगा. ठीक है, सो कैन वी से दिस मैग्नेटाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन एच वेक्टर. ठीक है, सो अब याद करिए वही चीज, आपके फ्रेंड क्या नाम, श्लोक नाम दिया था आपने, तो दिस इज इक्वल्स टू ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टाइम्स एच वेक्टर. ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, हाउ मच, हाँ बिल्कुल सही, हाउ मच यू अलाउ द एक्सटर्नल सिस्टम टू इन्फ्लुएंस यू. ठीक है, अगर आप अलाउ ही नहीं करोगे सिस्टम को, एक्सटर्नल सिस्टम को आपको बदलने के लिए, ठीक है, तो आप मैग्नेटाइज नहीं हो पाओगे. ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप अलाउ करोगे अपने आप को दूसरे से इन्फ्लुएंस होने के लिए, लार्जर विल बी योर ससेप्टिबिलिटी. ठीक है, सो एम वेक्टर इज इक्वल्स टू काई एम टाइम्स ऑफ एच वेक्टर. इसको यहाँ प्लेस कर दीजिए. सो माई बी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एच वेक्टर प्लस काई एम टाइम्स ऑफ एच वेक्टर. दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ 1 प्लस काई एम टाइम्स ऑफ एच वेक्टर. ठीक है, दिस मीन्स म्यू नॉट टाइम्स ऑफ म्यू आर टाइम्स ऑफ एच वेक्टर, वेयर म्यू आर क्या होगा, दिस इज माई relative permeability. Same as in electrostats. ठीक है, so your B vector is equals to mu naught mu r times of H vector. Another example we have, but ये थोड़ा theoretical as in calculation वाला है. So example number 5.5 करोगे ट्राई. तो अगर आपका किसी पॉइंट पे एम वेक्टर गायब है तो यू कैन सिंपली यूज द फर्स्ट रिलेशन जो आपको बताया ना, दैट एच वेक्टर इज इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम. इन केस एम इज नॉट जीरो, एच इज सिंपली बी अपॉन म्यू नॉट, और म्यू आर भी नहीं आएगा. तो म्यू आर आपको दे दिया. वाइंडिंग ऑफ द सोलेनॉइड आर इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर. ठीक है, एंड कैरी अ करंट ऑफ 2 एम्पियर.
मतलब कोर के अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो आपका 2 एम्पियर करंट है सपोज। सो नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखी है 1000 पर मीटर, तो स्मॉल n की वैल्यू आपको दे दी है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ h, m एंड d। हाँ, अच्छा, हाँ 1000 क्या होगा? हाँ, स्मॉल n इज इक्वल टू 1000, आई आपको दे रखा है 2 एम्पियर, तो आपको h की वैल्यू निकालनी है। ध्यान इस एक्सप्रेशन में रख दो। देखो सबसे पहले h वेक्टर क्या आएगा, फॉरगेट m, पहले h वेक्टर निकालो। भाई b क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होता है फॉर अ सोलेनॉइड। b अपॉन म्यू नॉट क्या बन जाएगा, n टाइम्स 5, दिस इज योर h वेक्टर। एम्पियर डिवाइडेड बाय मीटर, h वेक्टर की। हाँ, नेक्स्ट पे चलिए, m वेक्टर निकालिए और b वेक्टर भी निकालिए। हाँ, आंसर चेक करो, 1 टेस्ला। हाँ, गुड। सी पार्ट करिए। हाँ बिल्कुल, यस यस, यू हैव दिस रिलेशन, एंड देन म्यू आर भी आपको दे रखा है, तो एच और एम में भी आपको रिलेशन अगर निकालना, वैसे भी क्या कर सकते हो। आपने बी निकाला भी या नहीं निकाला है, अदरवाइज चूज अ डिफरेंट फॉर्मूला, या तो ये लगाओ या फिर यू से एम इज इक्वल्स टू काई टाइम्स ऑफ एच, और यूज दिस वन, कोई भी लगा सकते हो, ये थोड़ा। हाँ, बट म्यू आर तो दे रखा है। कायम विल बी 309, हाँ 399। नहीं हुआ, एच यहाँ पे 2000 आया था, अच्छा था एन इंटू आई हो गया, ठीक है। तो सीधा कर दो ना, मतलब ये 400 बन गया, 400 गुना 2, 800, तो 10 के बाद 5 आ गया बस, अप्रोक्सीमेटली। इतना कौन मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 8 इंटू 10 के बाद 5, ठीक है। अप्रोक्स निकालना तो क्या आएगा, इट विल बी 799 79800 करके आ जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 8 इंटू 10 के बाद 5 आ गया, ठीक है, ठीक है। यूनिट क्या बनेंगे इसकी,
जो एच वेक्टर की होंगी। एच वेक्टर क्या थी? डायमेंशन क्या बनेगी? एम्पियर लेंथ इनवर्स। नेक्स्ट थिंग इज मैग्नेटाइजिंग करंट। वो देखो अब एनसीईआरटी में अलग से डिफाइंड नहीं है, बट सोच के देखो मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम क्या हो सकता है। इट इज जस्ट सेइंग कि अगर मैग्नेटाइजेशन नहीं होता सॉफ्ट आयरन कोर का, मतलब देखो परमिबिलिटी कितनी है? 400। विल सी इन द नेक्स्ट टॉपिक कि इतनी ज़्यादा परमिबिलिटी होने का मतलब क्या है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा परमेबल है मतलब सॉफ्ट आयरन कोर ही है, या कोई उस टाइप का मटेरियल जो आराम से निकल वगैरह हो गए, जो आराम से मैग्नेटाइज हो जाते हैं। अगर वो मैग्नेटाइज हो रहे हैं मतलब दे विल इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो जब वो हो जाएंगे तो बेसिकली दे आर आस्किंग कि अगर हम एक लाइक उस मैग्नेटाइजिंग कोर को हटा के इतना करंट इसमें डाल दें ताकि सेम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सके, तो वो करंट कितना होगा। ठीक है, सो हमारा रिलेशन क्या है? बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एच प्लस एम वेक्टर। ठीक है, सो वी हैव म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एच। एच क्या होता है? एन टाइम्स ऑफ आई प्लस एम वेक्टर। एम वेक्टर क्या आएगा? काई एम, काई एच वेक्टर, सो दिस इज काई एन आई। सो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बस। ठीक है, एन हटा लीजिए, सिंपली काई इंटू आई हो जाएगा। काई कितना है? 399 इंटू 2 कितना हो गया? हाँ 798 भी आ गया। इतना करंट आपको देना पड़ेगा ताकि वट एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यू हैव प्रोड्यूस्ड बाय एडिशन ऑफ द कोर, अब आप कोर को हटा दो तो भी उतना फील्ड आ जाए, तो इतना करंट आपको और देना पड़ेगा। तो अब देखो 800 एम्पियर का करंट हम और दें या फिर कोर लगा लें, विच वन इज बेटर? कोर लगाना। Magnetizing current Im is the additional current that needs to be passed through the windings of the solenoid in the absence of the core, which would give B vector. करंट तो 2 एम्पियर ही है। अच्छा एक सेकंड, करंट तो 2 एम्पियर ही है। So B is mu R times of N times of I 98 आना चाहिए। So B का फॉर्मूला क्या है? mu नॉट एन आई प्लस काई एन आई, आई एम मान लीजिए यहाँ पे। तो दिस कंप्लीट लाइक आई इंटू काई विल बिकम आई एम। ठीक है, सो यू हैव म्यू नॉट एन आई प्लस आई एम। आई एम बनेगा हमारा काई इंटू आई। 798 बनेगा यार, 74 कैसे देते हैं? बट दे हैव रिटन म्यू आर आउटसाइड। म्यू आर नहीं आएगा, म्यू नॉट आएगा स्टार्टिंग में। देखो इसमें लिखा है ना 10 बी इज इक्वल्स टू म्यू आर एन आई प्लस आई एम। दिस विल बी म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन, नॉट म्यू आर, बिकॉज म्यू आर आएगा काई होने के कारण। मतलब एच वेक्टर के अंदर देयर इज नो एडिशन ऑफ काई। काई सिर्फ ससेप्टिबिलिटी में आता है, वो मैग्नेटाइजेशन में आता है। 798। ठीक है, सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल नाउ। नाम आपने सुने ही होंगे, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, एक एक प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपके पास प्रॉपर्टी लिखी है, राइट साइड में मटेरियल ये वाला क्या करेगा उसमें, दिस इज प्रोवाइडेड। सो सबसे पहले वी हैव काइंड ऑफ डेफिनेशन क्या होती है, डायमैग्नेटिक मटेरियल होता क्या है। सो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर द मटेरियल्स दैट रिपेल द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर होता है ना कि अगर आप इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये रिपेल करेंगे, भाई मेरे अंदर से मत जाओ। ठीक है, सो जो इस तरह के मटेरियल हों दोज आर नोन एज डायमैग्नेटिक। ठीक है, और हर मटेरियल के अंदर ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। फेरोमैग्नेटिक में ये प्रॉपर्टी सबसे कम होती है, इसमें रिलेटिवली थोड़ी ज़्यादा होती है। इसमें सब मतलब डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपके पास आएगी आएगी हमेशा। ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर कि आप जो भी चीज़ आएगी उसको रिपेल करोगे। लेंस लो, अब लेंस लो भी खैर नहीं आया अभी, ईएमआई में होता है, बट अगेन ये प्रॉपर्टी आपके हर मटेरियल में रहेगी।
इलेक्ट्रॉन के, मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन को किसी मीडियम में रखोगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इट विल रिपेल, जो भी इसके पास खुद होगा उसको रिपेल करेगा। वही होता है ना, काइंड ऑफ इनर्शिया है ऑब्जेक्ट की। आप किसी भारी ऑब्जेक्ट को धक्का मारोगे, वो रिपेल करेगी कि मेरे को नहीं जाना, काइंड ऑफ इनर्शिया उसका। ठीक है, सो ये इनिशियली कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो उसके अंदर आएगी डायमैग्नेटिक वाली। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, अगर उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो क्या होगा, मेटेरियल्स दैट आर फीबली और वीकली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैग्नेटाइज हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, अच्छा अब आती बात इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दे गेन वीक मैग्नेटाइजेशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। कि वही होता ना कि शरारती बच्चे हैं कि बोलो चुप रहो, नहीं शोर मचाएंगे, कि बोलो शोर मचाओ, अब नहीं बोलेंगे कुछ भी। तो जो भी करना है ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है। एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो दे विल एक्वायर सम मैग्नेटाइजेशन, सम वीक मैग्नेटाइजेशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, दे विल आल्सो एक्वायर वीक मैग्नेटाइजेशन, लेकिन ये सेम डायरेक्शन में एक्वायर करेंगे। फेरोमैग्नेटिक विल एक्वायर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन एंड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, इन अ नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मतलब अगर आपका हर जगह पर फील्ड की वैल्यू अलग अलग हो रही है, या टाइम वेरिंग है या फिर स्पेस वेरिंग है, कुछ भी हो सकता है, उस केस में क्या होगा, सो डायमैग्नेटिक मटेरियल बिकॉज इनकी टेंडेंसी क्या है, दूर भागने की फील्ड से, तो दे विल मूव स्लोली, दे विल मूव स्लोली फ्रॉम अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू अ वीकर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर आप नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है इसको, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, तो ये स्ट्रॉन्गर से वीकर सेक्शन में चले जाएंगे धीरे धीरे आराम से। ठीक है, अगेन दे विल आल्सो मूव स्लोली, बट ये कहां से कहां जाएंगे, वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ। पैरामैग्नेटिक विल गो फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर, दे एक्वायर मैग्नेटाइजेशन इन द सेम डायरेक्शन, तो ये वीकर से स्ट्रॉन्गर सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक अब सोच के देखो, जल्दी जाएंगे और सेम डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब स्ट्रॉन्गर की तरफ जाएंगे। ठीक है, सो दे विल मूव रैपिडली एंड टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्गर फील्ड। सो व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड इज टर्न्ड ऑफ, तब क्या होगा, दे डू नॉट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द फील्ड, तो ये फील्ड की प्रॉपर्टी रिटेन नहीं करते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो डू नॉट रिटेन, बट ये रिटेन करते हैं। ठीक है, व्हाट डज इट टेल यू, कि इनके पास कुछ इंट्रिंसिक डायपोल मोमेंट नहीं है, इनके पास भी नहीं है, बट दे हैव सम इंट्रिंसिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, सो डायपोल मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल एटम क्या है, जीरो है, प्रेजेंट बट वेनिशेस ड्यू टू थर्मल मोशन। तो जो यहाँ पे बोला कि नहीं है, वो क्या होता है, होना चाहिए था बट थर्मल मोशन के कारण वो जीरो हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, लार्ज परमानेंट डायपोल मोमेंट इज प्रेजेंट, जिसके कारण ये रिटेन कर पाते हैं। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपसे पूछा जाएगा सिंपली, कौन से मटेरियल होते हैं जिनकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, डायमैग्नेट। ठीक है, सो दे हैव अ नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी, मतलब वही होता है ना, ससेप्टिबिलिटी क्या है, हाउ मच डू यू अलाउ द एक्सटर्नल मीडियम टू इन्फ्लुएंस यू। तो ये इन्फ्लुएंस होने देते हैं, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होने दे रहे हैं, देयरफॉर अ नेगेटिव साइन, एंड बिकॉज फीबली हो रहे हैं, लाइक ये ना, गेन वीक मैग्नेटाइजेशन है, देयरफॉर वैल्यू इज स्मॉल। सो जनरली लेस, लाइक वैल्यू इज कंपेरेबल टू -1। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी काई एम इज -1, स्मॉल पॉजिटिव स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, पैरामैग्नेटिक के लिए दे हैव स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, वीकली मैग्नेटाइज्ड एंड इन द सेम डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव, वीकली देयरफॉर स्मॉल। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन लार्ज वैल्यू, सेम डायरेक्शन पॉजिटिव वैल्यू। सो ये 1000 भी नहीं बल्कि 10,000 भी हो सकती है। ठीक है, अब याद करो वो जो वैल्यू 400 आई थी म्यू आर, जब ससेप्टिबिलिटी आपकी ससेप्टिबिलिटी आपकी कितनी आई थी, 399 थी ना, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा मटेरियल है वो, फेरोमैग्नेटिक। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ससेप्टिबिलिटी का इफेक्ट टेम्परेचर पे, इसकी ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों दोनों पहचान कराते हैं आपके डायमैग्नेटिक करेक्टर की। ठीक है,
सो ससेप्टिबिलिटी इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर दे आर इंडिपेंडेंट। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें काई एम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो अगर मैं आपको ग्राफ ये दे दिया तो ये कौन सा मटेरियल है? दिस इज डायमैग्नेट। ठीक है, कि टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होने पे भी कायम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन है। मतलब काई एम जो है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये मटेरियल अपने आप को मैग्नेटाइज नहीं होने देगा। इसके लिए पढ़िए, the individual atoms interact with one another in such a way that they spontaneously align themselves in the common direction over a microscopic volume called domain. The theory of this interaction is a corrective effect. Again, ये सारी चीज़ें हायर स्टडीज से ली गई हैं। इस पर्टिकुलर लाइक सिलेबस के लिए हमारा कोई इतना काम नहीं है। बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज, डोमेन आपने सुना है नाम? आई विल एक्सप्लेन। तो अगर आपके पास ये मटेरियल है सपोज, ठीक है, आपके पास एक गुच्छा ऑफ एटम्स हैं जो कुछ इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड है, सारे के सारे। ठीक है, देन वी हैव अनदर सेक्शन जिसके अंदर एटम्स कुछ इस डायरेक्शन में अलाइंड है। ठीक है, देन वी हैव सम अदर रैंडम जिसमें ऐसे अलाइंड है वो। अगर ये सारे मतलब इस तरीके से होगा तो ये पैरामैग्नेटिक हो गए। अगर बाय अप्लाइंग ऑफ एक्सटर्नल फील्ड ये सारे के सारे आपके लगभग कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इधर से, और ये वाले थोड़े टर्न होके कुछ इधर हो जाएं, अगर ऐसे हो जाते हैं देन दे आर फेरो। ठीक है, अब एक बार पढ़ो। सो ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं दीज आर नोन एज डोमेन्स। तो अगेन नॉट दैट मच रेलेवेंट। मैं एक सेकेंड, हम टेम्परेचर पढ़ रहे थे ना, ये कहाँ पे आ गए? सॉरी, टेम्परेचर की बात थी। दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज इनवर्स रिलेशन। अगेन यू मे इग्नोर दिस, बट बात ये आती है, देर इज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टी सी, दिस इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर। अब क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? क्यूरी टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर आफ्टर विच अ फेरोमैग्नेटिक विल टर्न इनटू पैरामैग्नेटिक। ठीक है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज हो पा रहा हूँ, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मैं मैग्नेटाइज नहीं हो पाऊंगा, तो मैं अपना फेरोमैग्नेटिक करेक्टर छोड़ दूंगा, मैं पैरा बन जाऊंगा। आई विल बी देन वीकली मैग्नेटाइज। तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। अगेन दिस इज द रिलेशन बट नॉट इन द सिलेबस नाउ। तो बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें इंडिपेंडेंट है, इसमें इनवर्स रिलेशन है, इसमें अगेन इनवर्स सा ये रिलेशन है 1/t-TC है। ठीक है, एंड TC क्या बता रहा है कि TC से कम हुआ तो आपकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, मतलब यू विल नॉट बी मैग्नेटाइज्ड, यू विल बी मूविंग टू द पैरामैग्नेटिक रीजन। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स अलाइन against the direction of external field. अगेंस्ट मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। अलाइनिंग along the direction of external field। इसमें क्या होता है कि कलेक्टिव इफेक्ट होता है, मतलब इनका और इनका कलेक्टिव इफेक्ट होके यू दे गिव अस फेरोमैग्नेटिज्म, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड बनना। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। अगेन फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय मटेरियल। हाँ, ये आपका स्टार्टिंग वाला इफेक्ट जो देखा ना हमने कि रिपेल द एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज गेट्स कंसंट्रेटेड विद इन द मटेरियल। तो पास करें मेरे अंदर से करें बिकॉज दे हैव स्मॉल पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी, तो अंदर से पास करेंगे। फील्ड लाइंस आर हाईली कंसंट्रेटेड। स्टेट्स ऑफ मैटर नॉट रेलेवेंट फॉर दिस टॉपिक, आप हटा सकते हैं। एग्जाम्पल्स में आएंगे, सुपर कंडक्टर्स आर डायमैग्नेटिक इन नेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, पैरामैग्नेटिक में वी हैव एल्यूमिनियम, फेरो में वी हैव आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल मटेरियल्स विल शो सम डायमैग्नेटिक नेचर। हर एक के अंदर डायमैग्नेटिक तो होगा ही होगा, इवन दो दे आर फेरोमैग्नेटिक। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, हाँ आयरन के अंदर भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी डायमैग्नेटिक की, बट वो बहुत कम है इसलिए नेग्लिजिबल है। ठीक है, एंड अनदर पॉइंट, बियॉन्ड टीसी से आगे दे विल कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक। एक मतलब ये फैक्ट्स है एक तरह से, फैक्ट्स अबाउट दीज मटेरियल। हाँ, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही ये फेरोमैग्नेटिक होंगे। आयरन को बहुत ज़्यादा गर्म कर दोगे तो वो इतना मैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर के बाद इट विल स्टॉप बीइंग हाईली मैग्नेटाइज्ड। ठीक है,
Okay, so with this, your magnetization is over.